हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे कि मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों के साथ मैं 50 जो विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंजीनियर, विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज सिस्टम एडमिन और L2 के लिए अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमसे बेसिक क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस, आप इस 20 को हटा दीजिए क्योंकि ये कुछ मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं। जो हमारे डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए या उस लेवल के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसका ये 20वें नंबर का वीडियो था, उसी को जस्ट कंटिन्यू किया। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है किसके लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल के लिए या L2 प्रोफाइल के लिए अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो मैंने मेरा पिछला वीडियो में 50 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो रेस्ट ऑफ कुछ 35 क्वेश्चन अभी बाकी थे, मैं कर नहीं पाया था। तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा वीडियोज़ के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और उसके लिए आपको जस्ट यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आप मेरा नाम भी टाइप करेंगे नारायण बघेल तो मेरा चैनल आ जाएगा। मेरा चैनल बेसिकली CCN और MCIT पे वीडियोस बेस्ड रहता है। तो अभी मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर ही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो काफ़ी खुशी होगी मुझे। बट प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर ये हेल्पफुल है। तो गाइज़, मैंने 50 वीडियो के बाद 50 क्वेश्चन के बाद में ये यहाँ से छोड़ दिया था लास्ट वीडियो में। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, हाउ टू रिस्टोर सिस्टम स्टेट डेटा। अभी हमको क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है कि आप आपका जो सिस्टम स्टेट डेटा उसको कैसे रिस्टोर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है, एक कमांड होती है वेब एडमिन। और इसको वेब एडमिन नहीं, डब्लू, आप शॉर्टकट में उसको वेब एडमिन रख सकते हैं, लेकिन ये होता है डब्लू बी एडमिन गेट वर्जन। और ये बैकअप टारगेट क्या होता है, आप अगर सिस्टम का बैकअप लेके रखते हैं जिस डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, तो वो लोकेशन यहाँ पे बताना पड़ता है और ये आपको मशीन का नाम देना पड़ता है। तो ये वाली कमांड रन करेंगे तो हमको एक वर्जन मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि गेट वर्जन, आप कौन से वाले वर्जन को रिस्टोर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में रिस्टोर की कमांड होती है, वो भी स्टार्ट होती है डब्ल्यू बी एडमिन से। तो डब्ल्यू बी एडमिन स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी। ठीक है, सिस्टम स्टेट रिकवरी। अब जो वर्जन हमको यहाँ पे मिलेगा इस कमांड के बाद में, आने के बाद में, तो वो वर्जन हमको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। और बैकअप, जो बैकअप फिर से हमको लोकेशन बतानी पड़ेगी कि किस लोकेशन पे वो हमारा क्या कहते हैं डेटा बैकअप रखा हुआ है, और उस सिस्टम का नाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या है, सिस्टम स्टेट को या फिर सिस्टम स्टेट डेटा को रिस्टोर करते हैं। उसके बाद में गाइस, अभी देखेंगे यहाँ पे जो वर्जन की बात कर रहा मतलब मैं। तो यहाँ पे देखिए, दैट इज डब्ल्यू बी एडमिन स्टार्ट सिस्टम रिकवरी वर्जन। ये वर्जन के बाद में हमको ऐसे करके वहाँ पे लिखा आता है कि कितने बजे हमने वो बैकअप लिया था, ये डेट रहेगी, ये टाइम रहेगा, और फिर हमको ये ड्राइव देना पड़ता है और ये सिस्टम का नाम। तो इस तरीके से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू नॉट रिस्टोर अ डीसी दैट वाज बैक्ड अप 6 मंथ एगो। तो इसका मतलब क्या है कि 6 महीने पहले आपने एक सिस्टम को रिस्टोर किया था, आई मीन बैकअप लिया था। अब आप उसको रिस्टोर क्यों नहीं कर सकते, छः छः महीने पुराने डेटा को हम क्यों रिस्टोर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, व्हेन रिस्टोरिंग अ बैकअप फाइल एक्टिव डायरेक्टरी जनरली रिक्वायर दैट द बैकअप फाइल बी नो मोर देन 180 डेज। तो बैकअप, अगर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें, अगर रिस्टोर और बैकअप की बात करते हैं, तो जो हमारे पास डेटा हम जो भी वहाँ पे डीसी को रिस्टोर कर रहे हैं डोमेन कंट्रोलर को, तो वो 180 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। यह एक बाय डिफॉल्ट आप मैकेनिज्म कह सकते हैं, या फिर एक अब जो भी इसको बोलना चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी में अवेलेबल है, मैंडेटरी है एक तरीके से ये, कि वो 180 दिन से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम 6 महीने की बात करें 30 के दिन से भी, तो वो क्या होता है 180 दिन, 36 18 की अगर देखें तो 180 दिन हो जाते हैं, तो उससे पुराने को हम रिस्टोर नहीं करते हैं। इफ़ यू अटेम्प्ट टू रिस्टोर अ बैकअप दैट इज एक्सपायर्ड, क्योंकि उतने दिन के बाद में एक्सपायर हो जाता है, यू मे फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू द लिंगरिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होता है मैं बताऊंगा, सेम शायद मैंने इसमें कंक्लूड नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है लिंगरिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है 6 महीने पुराने जो हमारे पास बैकअप है उसको रिस्टोर नहीं करते हैं। अब हाउ डू यू बैकअप एडी, अभी एक्टिव डायरेक्टरी को आप कैसे उसका बैकअप लेंगे, बैकअप लेने के बाद में ही आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्वर 2008 की बात करें हम, इन सर्वर 2008 there is not an option to backup the system state through the normal backup utility. We need to use the command
लाइन टू बैकअप द एक्टिव डायरेक्टरी। तो जैसे कि एंटी बैकअप हमारे पास एक फीचर होता था, तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हमको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी है, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, ये फिर से स्लो चलेगी क्योंकि इतने वक्त इसमें मेरा बैकअप चल रहे होते हैं, मैनुअल बैकअप। तो ये काफ़ी धीरे धीरे चलने लग जाती है। इसको देखते हैं। तो तब तक हम कमांड देखेंगे। ठीक है, इसको लॉगिन होने देते हैं। तो इसमें कमांड क्या रहेगी, हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और ये कमांड रन करनी पड़ती है, वेब एडमिन स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप, और यह फिर हमको पाथ देना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको लास्ट वाले में बताया था, डी, ए डी टारगेट बैकअप, बैकअप टारगेट डी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने ई लिया, तो ये ई में जाके स्टोर हो जाएगा। ये अब हुई क्या भारत, हाँ अब हो गई। अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, अगर हम सी एम डी में जाते हैं, सी एम डी, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, वो कमांड कॉपी कर लेता हूँ, उसको टाइप करना पड़ेगा उतना सारा। तो ये है, अरे यार यहाँ से कॉपी नहीं होगा, हम इसको टाइप ही करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा करके। ये मैंने कहाँ का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, जो एक्टिव डायरेक्टरी पे चाहिए यहाँ पे। आ, ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैकअप रन हो रहा है 29 GB का, इस वजह से ये धीमा चल रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम जाके डब्ल्यू बी एडमिन, ठीक है, इसके बाद में क्या था, इसके बाद में कमांड रहेगी हमारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा के देख सकते हैं, स्टार्ट। हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमको कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए। बहुत धीमी चल रही है। मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी जोन आगे रहेगा, ये भी नहीं था, ये था, हाँ ये बैकअप वाला। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे रन करने में आसानी हो जाएगी। इसको कॉपी कर लिया। अब जाके, अभी देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट बैकअप और इतने सारे। तो मैं इतना ना करके मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, रिट्रीविंग वॉल्यूम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन करके, अभी वो चेक कर रहा है वहाँ पे स्पेस है कि नहीं है करके। तो इस तरीके से क्या है, अभी ये पूछेगा डू यू वांट टू स्टार्ट द बैकअप, अगर मैं यस कर दूंगा तो मेरा बैकअप स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जब मेरे को रिस्टोर करना होगा तो फिर मुझे वही पाथ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या है, इसको बैकअप ले सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन आई प्रिवेंट अनऑथराइज्ड लैपटॉप फ्रॉम यूजिंग अ नेटवर्क दैट यूजेस डीएचसीपी फॉर डायनेमिक एड्रेसिंग। तो कहने का मतलब क्या है, मैं डीएचसीपी यूज़ कर रहा हूँ, तो डीएचसीपी का काम ही होता है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देना। जो भी डिवाइसेस हैं हमारे नेटवर्क में, अगर नेटवर्क में आती है तो हम उस कंडीशन में उन मतलब अनऑथराइज्ड डिवाइसेस, अगर कोई आके अपना मोबाइल ऑन कर लेता है तो उसको आईपी नहीं मिलना चाहिए, या कोई लैपटॉप आके अपना ऑन कर लेता है तो उसको आईपी नहीं मिलना चाहिए, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गैस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम डीएचसीपी के मदद से उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर डीएचसीपी यूज़ हो रहा है तो उसको आईपी मिलेगा ही, और कोई अगर हमारे पास दूसरी टेक्निक हो तो हम, या दूसरी फैसिलिटी हो, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या है, रोक नहीं सकते आईपी एड्रेस उसको ना मिले करके, अगर कोई अनऑथराइज्ड है तो। क्योंकि डीएचसीपी का काम ही है मतलब कोई भी सिस्टम आए नेटवर्क में, और अगर वो सेलेक्ट करते हैं कि डीएचसीपी से आईपी एक्सेस करे तो उसको आईपी मिलेगा ही। नाउ अभी देखेंगे यहाँ पे, दिस वुड हैव टू बी डन यूजिंग मैकेनिज्म अदर देन डीएचसीपी। तो डीएचसीपी के अलावा कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। डीएचसीपी डज नॉट प्रिवेंट अदर क्लाइंट्स फ्रॉम यूजिंग द एड्रेस इट इज सेट टू हैंड आउट, नॉर कैन इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्यूटर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन एडी सर्वर कैन प्रोवाइड टू अ होस्ट। अभी हमारे पास जो डीएचसीपी है तो वो हमारे क्लाइंट सिस्टम को क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब उसके साथ में उसको कम्युनिकेशन होता है। तो एक तो आईपी एड्रेस देता है,
दूसरा सबनेट मास्क रहता है, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है, डोमेन डीएनएस नाम रहता है और एक बिन्स की इंफॉर्मेशन रहती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ सपोज इस ईथरनेट लैन कार्ड पे, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे जाऊँ अभी, तो आप देखेंगे मैन्युअली मैंने इतनी चीज़ें इसको असाइन करके रखी है, और इसको मैं ओपन इन्फॉर्मेशन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली करता हूँ, और इसको भी मैंने यहाँ से यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में ओके कर दिया। अब मैं इसकी डिटेल देखता हूँ, ठीक है। अभी डिटेल देख रहा हूँ मैं, तो मेरे को क्या है, डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिल रहा है, ये आईपी एड्रेस ये आ गया। अभी इसको ये सबनेट मार्क्स मिला। अभी डीएचसीपी सर्वर का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आईपी वर्जन 4 बिन्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इस तरीके से क्या है, आईपी एड्रेस के साथ में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो मेरे को यहाँ पे अभी फिर से मेरा मैनुअल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। 25 सबनेट मार्क्स 192.168.0.6 और 180.151.151 डॉट। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्या है, डीएचसीपी प्रोवाइड करता है। अभी हम देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी जो मैंने मैनुअली आईपी एड्रेस दिया है वही आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डीएचसीपी वर्क्स। तो डीएचसीपी कैसे काम करता है, तो डीएचसीपी काम करने का तरीका क्या है, वो डोरा प्रोसेस को यूज़ करता है, डिस्कवर करता है, फिर ऑफर करता है, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। इतना ही बताना बहुत मतलब काफ़ी है। अभी देखिए यहाँ पे व्हाट इज डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिक्लाइन मैसेज क्या होता है। तो डिक्लाइन मैसेज क्या होता है, जब हमारे पास सेम आईपी एड्रेस जो ऑलरेडी किसी डिवाइस को असाइन रहता है, और हम सेम आईपी एड्रेस किसी और दूसरी डिवाइस को असाइन करने की कोशिश करता है कि स्टैटिकली मैंने कोई आईपी एड्रेस, ये जो 25 अभी दिखाया था वो इस सिस्टम को दिया है, और वही आईपी एड्रेस जाके अ, किसी दूसरी मशीन को भी जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये मैसेज आ सकता है। इट इज सेंट बाय क्लाइंट टू सर्वर इंडिकेटिंग दैट द नेटवर्क एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी असाइन टू अनदर नेटवर्क। तो उस वक्त क्या है, ये जो हमारा क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा या फिर एक अपडेट भेजेगा किसको, सर्वर को, कि भाई ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन है, आप ये आईपी एड्रेस किसी को असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिक्लाइन मैसेज होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज अपीपा, और व्हाट डू यू मीन बाय अपीपा। तो अपीपा क्या होता है, इसको ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज होती है 169.254.0.1 से लेके 169.254.225.254। तो ये क्या होता है, जब हमारा डीएचसीपी सर्वर काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम खुद ब खुद एक आईपी एड्रेस अपने आप को असाइन कर लेता है, तो उसको अपीपा बोलते हैं। उसकी रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएचसीपी ऑटोमेटिक बैकअप इंटरवल क्या होता है। डीएचसीपी ऑटोमेटिक बैकअप डिफॉल्ट इंटरवल टाइम, तो ये 60 मिनट का होता है ऑटोमेटिक। ये खुद ब खुद क्या है, अपने आप को बैकअप करके डेटा स्टोर करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीएचसीपी डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन, जिसको हमारा डेटाबेस बना के रखता है डीएचसीपी का, उसका एक्सटेंशन क्या है। तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एम बी डी, ठीक है। अब व्हाट इज द डीएचसीपी लीज, डीएचसीपी लीज क्या होती है। तो डीएचसीपी लीज क्या होती है, वो एक ड्यूरेशन होता है, एक कितनी देर के लिए एक सिस्टम उस आईपी एड्रेस को कंटेन करके रखेगा, तो उसको हम लीज बोलते हैं, ठीक है। अभी देखें तो डीएचसीपी लीज इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द डीएचसीपी सर्वर ग्रांट टू डीएचसीपी क्लाइंट परमिशन टू यूज अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। तो एक आईपी को वो कितनी देर यूज करेगा क्लाइंट कंप्यूटर, उस ड्यूरेशन को, उस टाइम ड्यूरेशन को लीज बोलता है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते टाइम। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट प्रोटोकॉल एंड व्हाट पोर्ट डज डीएचसीपी यूजेस। तो डीएचसीपी क्या प्रोटोकॉल यूज़ करता है और उसके पोर्ट कौन कौन से हैं। तो डीएचसीपी बेसिकली क्या यूज़ करता है, यूडीपी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और पोर्ट यूज़ करता है 67 और 68। एक क्लाइंट के लिए रहेगा और एक सर्वर के लिए रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऑथराइज द डीएचसीपी इन एक्टिव डायरेक्टरी। अभी एक्टिव डायरेक्टरी पे कैसा इसको ऑथराइज करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन द कंसोल ट्री, अगर हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है, मेरे पास यहाँ पे है नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे डीएचसीपी है शायद, तो यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये जो हमारे पास डीएचसीपी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या है, ऑथराइज करना पड़ता है। और इसको, इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे डीएचसीपी पे जा रहा हूँ मैं, मैनेज ऑथराइज सर्वर, चेक करना पड़ेगा ये।
हाँ, यहाँ पे जाके हमको क्या है, अब इसको ऑथराइज करना होता है। तो हम यहाँ पे गए, जो हमारा अभी जो हमारे पास यहाँ पे सर्वर का नाम दिखा रहा है डोमेन का, यहाँ पे जाके ये अनऑथराइज्ड इसको कर दूंगा मैं ऐसे। तो हमारा उस कंडीशन में क्या है, ये चलता नहीं है, हमारा काम नहीं करेगा। कौन, DHCP सर्वर। तो इसका ऑथराइज होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम उसको ऑथराइज कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम देखें, अभी सपोज मैंने एक पूल बनाया है IP वर्जन 4 का, ये वाला स्कोप बनाया है, और ये मेरा स्कोप है। इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी प्रॉपर्टी में जाके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। लीज ड्यूरेशन है 6 डेज की है, रेंज दिखा रही है, DNS कौन सा रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, DHCP पे हमको अवेलेबल रहती है। अभी वही लिखा है कि आप क्लिक मैनेज ऑथराइज सर्वर, और टू मैनेज ऑथराइज सर्वर्स डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑथराइज करके, जैसे मैंने दिखाया वहाँ पे। अभी यस नो के लिए पूछेगा, यस करना होता है। व्हाट इज DHCP? अभी DHCP की क्या है, अभी सिंपल सा बात करें, इतना हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इनेबल अ सर्वर टू ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस। तो इसका काम क्या है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है क्लाइंट कंप्यूटर को, और उसके लिए ये डोरा यूज़ करता है। ठीक है, इसमें एक स्कोप बनाना पड़ता है, स्कोप को हम रेंज बोलते हैं आईपी एड्रेस की। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, व्हाट इज DHCP स्कोप? तो DHCP स्कोप आर यूज टू डिफाइन रेंज ऑफ एड्रेसेस फ्रॉम विच द DHCP सर्वर कैन असाइन आईपी एड्रेस टू क्लाइंट। तो रेंज हमारी क्या हुई, स्कोप हुई। अभी टाइप्स ऑफ स्कोप इन विंडोज DHCP सर्वर में कितने स्कोप होते हैं? तो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल स्कोप, दूसरा होता है मल्टीकास्ट स्कोप, और तीसरा होता है सुपर स्कोप। तो नॉर्मल स्कोप क्या होता है, अलाउ करते हैं ये ABC क्लास के आईपी एड्रेस, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सबनेट मार्क्स रहता है, एक्सक्लूजन रहता है, और रिजर्वेशन रहता है। ईच नॉर्मल स्कोप डिफाइन मस्ट एग्जिस्ट विद इन इट्स ओन सबनेट। तो जो हमारे पास आईपी एड्रेस की रेंज है, वो एक सबनेट के अंदर होना चाहिए प्रॉपरली। फिर से अगर हम यहाँ पे जाएं DHCP पे, मैं DHCP पे जाता हूँ। DHCP ओपन हो जाए, हाँ DHCP आ गया। तो अभी हम इस स्कोप की बात करें, अगर मैं इसको जाके फिर से प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, तो ये रेंज है, इस रेंज को स्कोप बोलते हैं। ठीक है, इसका सबनेट मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक दूसरा क्या था, अ, हम इसको बड़ा करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं। तो ये रिजर्वेशन रिजर्वेशन होता है, हम कुछ आईपी एड्रेस को यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, मैक एड्रेस के साथ में उसको क्या कहते हैं, रिजर्व कर देंगे कि अगर इस मैक एड्रेस का रिक्वेस्ट आता है, तो ये आईपी एड्रेस इसी को जाना चाहिए। उस कंडीशन में क्या है, वो आईपी रिजर्व हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, या जो भी डिवाइस है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो न्यू स्कोप बना रहे हैं, तो स्कोप ये नॉर्मल स्कोप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं उसका, और उसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से। दूसरा क्या था यहाँ पे, मैं बोल रहा था, कहाँ गया ये, न्यू स्कोप, न्यू सुपर स्कोप बनाने के लिए ये रहेगा न्यू मल्टीकास्ट स्कोप बनाना, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम अलग अलग स्कोप बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मल स्कोप तो हुआ हमारा सिंपल, जिसमें हम क्लास A क्लास B का आईपी एड्रेस लगा सकते हैं। अभी मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, मल्टीकास्ट स्कोप यूज टू असाइन एड्रेस रेंज फॉर क्लास डी का जो आईपी एड्रेस का रेंज है, वो इस स्कोप के लिए यूज होता है। अगर चाहिए तो हम यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सुपर स्कोप क्या होता है, essentially a collection of scope group together such as they can enable or disable एज अ सिंगल एंटिटी। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें एक से ज़्यादा हमारे पास स्कोप्स होते हैं, उनको हम मर्ज कर देते हैं, जिसको सुपर स्कोप बनाते हैं। तो एक साथ हम उनको डिसेबल भी कर सकते हैं, और एक साथ इनेबल भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया है DHCP के टॉपिक पे, तो उस पर इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ DNS क्या है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका मेन काम क्या होता है, आईपी एड्रेस को वेबसाइट के पे कन्वर्ट करना, या IP टू वेबसाइट बोले, या फिर URL बोले, और या फिर URL को आईपी एड्रेस पर कन्वर्ट करना। तो यही इसका मेन काम है। बट अभी इसको देखेंगे थोड़ा सा, बेसिकली ये काम है, लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम अगर हम बात करें, तो और भी इसका रोल रहता है यहाँ पे।
द डोमेन नेमिंग सिस्टम डीएनएस इज ए हिरारिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर। तो इसमें एक हिरारिकी होती है। अगर हम यहाँ पे जाएं इसी पे मेरा ये वाला एक्टिव डायरेक्टरी पे और इसी पे जाते हैं फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे और यहाँ पे डीएनएस देखेंगे तो जो नेम रेजोल्यूशन है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना के रखता है। डीएनएस इवेंट को कैप्चर करके रखता है उसकी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे हम कुछ देखेंगे तो अ, ये बहुत सारे लॉग भी क्रिएट करके रखता है। तो ये इसका ये एक ही काम नहीं है कि हम जस्ट इसको क्या कहते हैं आईपी टू नेम रेजोल्यूशन और नेम टू आईपी, नहीं, इसके अलावा बहुत सारा काम है इसका। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जोन भी होते हैं, लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स। आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा ये सारी चीज़ें क्या है। तो इनका अलग अलग काम है, बट इनकी रिक्वायरमेंट जब तक ना हो और उसके बारे में प्रॉपर आइडिया ना हो, हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे इतने सारे मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, उनका रिकॉर्ड बना, उनका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। और देखते हैं इसमें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हिरारिकल है। अभी देखेंगे द डोमेन नेमिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असाइनिंग डोमेन नेम एंड मैपिंग दोस नेम टू आईपी एड्रेसेस। तो अगर आप यहाँ पे फिर से देखेंगे इसी पे कहाँ गया, मैंने मिनिमाइज कर दिया कि क्लोज कर दिया, डीएनएस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सिस्टम का नाम है ABRL2 और इधर पे आईपी एड्रेस है। तो ये दोनों को यहाँ पे कंटेन करके रखेगा और क्या है एक दूसरे को मतलब रिजॉल्व करेगा, आईपी टू नेम और नेम टू आईपी, इस तरीके से इंफॉर्मेशन रहेगी वहाँ पे। अभी क्या है इसमें, ऑथोरेटिव नेम सर्वर आर असाइंड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पर्टिकुलर डोमेन और नेम। तो खैर इतना सारा उधर पढ़ने का जरूरत नहीं है, जस्ट इसका मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमको। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीएनएस। तो अभी मेन पर्पस की बात करते हैं तो वही है कि रेजोल्यूशन होगा। डीएनएस सर्वर आर यूज टू रिजोल्व FQDN, जिसे हम जो पूरा का पूरा वेबसाइट का नाम होता है, जैसे www.google.com या फिर कोई डोमेन का नाम है तो उसको इसको ये बोलते हैं FQDN, होस्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस, वाइस वर्सा। या फिर डोमेन का नाम ही बोल दूं मैं google.com और उसका आईपी एड्रेस है 8.8.8 तो उसको google.com टू 8.8 और 8.8.8.8 टू ये google.com, इस तरीके से उसका काम मेन काम होता है रिजॉल्व करना। और व्हाट इज पोर्ट फॉर दिस, इसके लिए क्या होता है 53 पोर्ट यूज होता है। अभी यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लुकअप क्या होता है और रिवर्स लुकअप। तो ये रिजॉल्व करता है होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस सिस्टम का नाम है टेस्ट टेस्ट 123, ये मेरे सिस्टम का नाम है और आईपी एड्रेस है इसका 192.168 डॉट कुछ भी, उसके बाद में 0.12345। तो ये होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करेगा। वैसे रिवर्स क्या है, रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स डीएनएस टर्न्स एन आईपी एड्रेस इनटू होस्ट नेम। फॉर एग्जांपल ये आईपी एड्रेस है इनटू होस्ट नेम example.com। तो इस तरीके से ये क्या है रिजॉल्व करते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन और फॉरवर्ड लुकअप कहें या फिर रिवर्स लुकअप। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा ये डीएनएस में ये रिवर्स लुकअप और यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप। तो इनका ये काम है इस तरीके का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स रिकॉर्ड। तो रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होता है यहाँ पे, इट इज अ रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स अवेलेबल इन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी मैंने जैसा कि दिखाया है यहाँ पे हमारे पास जितनी भी नेटवर्क में चाहे कंप्यूटर रहे चाहे यूज़र रहे, जितने भी रिसोर्सेस है उसकी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पे मिलती है, इस रिसोर्स के रूप में वो यहाँ पे स्टोर होती है ये डीएनएस में। इसी को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे कहाँ गया ये एडी और ये मेरा। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे इस डोमेन से कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको रिसोर्स बोलता है। उनकी इन्फॉर्मेशन ये कंटेन करके रखता है यहाँ पे डीएनएस में। इनमें देखेंगे तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उतना कुछ इसके साथ में कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि गड़बड़ हुआ तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जोन। जोन क्या होता है, तो डीएनएस जोन इज द कंटिगस पोर्शन ऑफ द
DNS डोमेन नेम स्पेस ओवर विच द DNS सर्वर हैज़ अथॉरिटी। तो कहना चाहिए कि ये सपोज मेरे पास ये एक डोमेन है, ठीक है, तो DNS इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। इस DNS का उस डोमेन पे पूरी अथॉरिटी होती है, वो DNS सर्वर वहाँ पे काम करेगा। जैसे कि जो भी मैंने पिछली स्लाइड में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो उसको अथॉरिटी होती है कि भाई हाँ मेरा काम है IP2 नेम को रिजॉल्व करना, तो मैं ये काम करूँगा। और अ जोन इज अ पोर्शन ऑफ नेम स्पेस। A zone contain the resource record for all of the names with the particular zone। तो ये कॉन्फ़िगर करते हैं जब पता चलता है। अभी इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा तब जाके शायद आपको पता चले कि ये बेसिकली होता क्या है, इसका रोल क्या है जोन का। तो अभी के लिए तो जस्ट बस इतना है कि ये कंटिगस पोर्शन ऑफ DNS डोमेन होता है, बस इतना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जोन। अभी ये डिफरेंट टाइप के जोन क्या क्या होता है, तो तीन तरीके के होते हैं बेसिकली तीन होता है। एक चौथा है हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। तो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी ये रीड राइट होता है, इसी के अंदर सारा रीड राइट जो भी चेंजेस करने हैं आपको DNS में वो यहाँ पे होंगे। सेकेंडरी क्या होता है, ये सिर्फ रीड रीड ओनली होता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। स्टब जोन क्या होता है, स्टब जोन भी बेसिकली रीड ओनली डोमेन मतलब जोन ही होता है, बट ये क्या करता है, ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करता है या हेल्प करता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक आता है नेम रेजोल्यूशन के लिए, ये जोन उस वक्त हेल्प करता है। इसका मेन काम यही है, जो नेम रेजोल्यूशन का ट्रैफिक है उसको कम करना। अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन, ये जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक क्या है, ये DNS इंस्टॉल होगा और उसमें ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन भी आता है। अभी यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी जोन की बात करें तो प्राइमरी जोन इज़ द ओनली जोन टाइप दैट कैन एडिटेड एंड अपडेटेड बिकॉज द डेटा इज इन द जोन इज द ओरिजिनल सोर्स। वही मैंने इतने बोला कि अभी जो जो भी एडिटिंग है, जो भी हम अपडेट कर रहे हैं वो यहीं पे होगा, ठीक है, प्राइमरी जोन पे। अब उसके बाद में दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन इज रीड ओनली कॉपी ऑफ द जोन दैट वाज कॉपीड फ्रॉम द मास्टर सर्वर ड्यूरिंग जोन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये रीड ओनली सिर्फ इतना आपको याद रखने की जरूरत है। स्टब जोन ओनली contains those resource record necessary to identify the authoritative DNS server for the master zone। stub zone transfer contain only the copy of zone। इतना कुछ आपको ये जो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये डेप्थ में है, लेकिन आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि ये ट्रैफिक को कम करता है, दैट्स इट। अभी वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जोन था उसमें क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी एंड एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन इज अ जोन दैट स्टोर्स इट्स डेटा इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो हम जहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन उसी एक्टिव डायरेक्टरी में रहेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको DNS दिखाया था। DNS जोन फाइल्स आर नॉट नीडेड। तो इनकी ज़रूरत नहीं होती ये वाली फाइल की, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि ये दिस टाइप ऑफ जोन इज एन ऑथोरिटेटिव प्राइमरी जोन। तो ये भी इतना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक इंटीग्रेटेड जोन इंस्टॉल होता है, उसे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन बोलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिप्लॉइंग लोकल DNS सर्वर। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारे पास DHCP है ऑलरेडी जो कि IP एड्रेस असाइन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमको DNS की क्या ज़रूरत होती है, DNS हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं लोकली। तो उसका काम क्या है यहाँ पे, द डोमेन DNS सर्वर प्रोवाइड फॉर द लोकल मैपिंग ऑफ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो अगर हमारे पास abcd.com करके एक डोमेन बनाया है, तो हमारे पास क्या है, वो लोकली उस डोमेन को IP एड्रेस के साथ में मैप करने में हेल्पफुल होता है। Because the DNS is an distributed database, the local DNS server can provide records information to remote DNS servers to help resolve remote request related to fully qualified domain। अगर हमारे पास उस वक्त क्या होता है और दूसरा हमारे पास DNS सर्वर है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो नाम रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या है, हेल्पफुल होता है, उस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस वजह से हमको क्या है, लोकल DNS डिप्लॉय करना पड़ता है और उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेड। रेड क्या होता है, तो रेड क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक स्ट्रेटजी है, ये एक प्लान है कि हम मल्टीपल इसमें क्या है, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं बैकअप के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। अगर हमारे पास एक हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो दूसरी हार्ड डिस्क से हमारा जो क्या है
काम हो जाना चाहिए, जो हमारी प्रोसेस है जो भी चल रहा है वो वहाँ से एक्सेस हो जाना चाहिए, तो इसको फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है, बेसिकली ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क, तो काम है इसको फॉल्ट टॉलरेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको भी बहुत सारे ये है क्या कहते हैं टाइप्स हैं, रेड वन, रेड टू, 0, 5, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इसके आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए रेड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि डिटेल तो कोई उतना पूछते नहीं है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइल फॉर्मेट फॉर विंडोज सर्वर 2012। तो फाइल फॉर्मेट क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जो अभी तक 2008 था वहाँ तक हम NTFS की बात करें, इस तरीके का यूज़ हो जाता था। अभी क्या है, अभी इसमें दूसरा आ गया है, वो है सर्वर 2012 की बात करें तो ये क्या हो रहा है, रिसिलेंट करके एक फाइल सिस्टम, नया फाइल सिस्टम आया सर्वर 2012 और 16 पे, जिसे REFS बोलते हैं। जैसे NTFS था हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो अभी ये इसमें RE आ गया है, जिसे हम रिसिलिएंट फाइल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या है, इसका कोड नेम होता है प्रोटोकॉन, और is a Microsoft proprietary file system introduced with Windows Server 2012 with the intent of becoming the next generation file system after NTFS। तो जो पुराने हैं सर्वर 2008 और 3 और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो वो क्या है NTFS यूज़ करते थे, फैट के बाद NTFS, लेकिन अभी क्या है ये नया आ गया है REFS। तो इसमें कुछ एडवांस लाने की कोशिश किया है इन लोगों ने। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर क्लस्टर, सर्वर क्लस्टर क्या होता है, तो जैसे कि रेड होता है वैसे ही यहाँ पे सर्वर क्लस्टर का भी कॉन्सेप्ट है। सर्वर क्लस्टर में क्या होता है, इधर पे सर्वर होता है, एक सर्वर रहेगा, दो सर्वर रहेगा, बैकअप सर्वर रहेगा, इसमें मिररिंग चलती रहती है। अगर मेरा ये सर्वर बंद पड़ा तो दूसरे सर्वर से मेरी प्रोसेस चल जाना चाहिए, मुझे डेटा मिल जाना चाहिए, उसको क्लस्टर बोलते हैं। अभी देखेंगे सर्वर क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स कॉल्ड नोड्स, उनको नोड्स बोलते हैं उसमें, दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू मेक अ सेट ऑफ सर्विस हाईली अवेलेबल टू क्लाइंट्स। तो उस कंडीशन में क्या है, जो सर्विसेज है दोनों पे पड़ी रहेगी, एक स्टैंड बाय में रहेगा और एक वर्किंग रहेगा एक्टिव। अगर एक्टिव बारह खराब होता है तो जो स्टैंड बाय है उससे सर्विसेज उसको प्रोवाइड हो जाती है। जैसे हम AD बोले हैं और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोल रहे हैं, तो उसको भी आप वैसे क्लस्टर से कंसिडर कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर रोल, सर्वर रोल क्या होता है, तो जो मोर पावरफुल फंक्शन होते हैं उनको सर्वर रोल बोलते हैं। अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है व्हाट इज फीचर्स और व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर फीचर्स। तो जैसे कि रोल होते हैं वैसे फीचर्स भी होते हैं, लेकिन जितने पावरफुल रोल होते हैं उतने पावरफुल हमारे पास हमारे जो फीचर्स हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन वो कैपेबल होते हैं मल्टीपल सर्विस को चलाने के लिए और वर्क करने के लिए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को हम ADDC भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बैकअप डोमेन कंट्रोलर होता है। ठीक है, सपोज मेरा ये सर्वर है एक्टिव डायरेक्टरी, और अभी मैं यहाँ पे एक और एडिशनल या बैकअप सर्वर लगा सकता हूँ। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ये वाला क्या रहेगा, ये रीड ओनली रहेगा, ये रीड ओनली रहता है। किस कंडीशन में रीड ओनली रहता है, जब मेरा ये एक्टिव डायरेक्टरी डाउन हो जाता है। अगर ये एक्टिव डायरेक्टरी मेरा अप है तो उस कंडीशन में भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो होता क्या है, सपोज मेरे पास ये यूज़र है, ये एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, अभी मेरा ये क्रैश हो गया है, तो उस कंडीशन में ये यहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे क्या है नए यूज़र को ऐड नहीं करा पाऊंगा अगर ये वाला डाउन है। ये अप है तो यहाँ पे मैं नए यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसको एज अ बैकअप सर्वर हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए ADDC को। उसके लिए हमको इसका IP और इसका IP इस क्लाइंट सिस्टम में दोनों दोनों IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है। तो इसका मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पूछते हैं कि भाई अभी मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ग्रुप पॉलिसी से, अब मेरे पास .msi का जो एक्सटेंशन है वो नहीं है, तो क्या कोई दूसरा फाइल है हमारे पास जो एप्लीकेशन है या एक्सटेंशन है जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, यस, हमारे पास .zap करके फाइल एक्सटेंशन को भी हम ग्रुप पॉलिसी से डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लूप बैक प्रोसेसिंग। तो लूप बैक प्रोसेसिंग क्या होती है, इट इज़ अ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। Remember this for later when enabled. User setting from GPU applied to the computer applied to the logged on user. Loopback processing change the list of applicable GPU and the order in
विच दे अप्लाई टू यूजर्स। तो बेसिकली क्या है, ये लूप बैक प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या है कि हम इसको ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई मेरा कुछ पीपीटी चल रहा है या मैं कुछ सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मुझे कुछ वहाँ पे स्क्रीन शेवर आ जाए या फिर मेरा ऑटोमेटिक स्लाइड चलने लग जाए, तो उस तरीके की सेटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे, उसको हम लूप बैक प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था मेरे पास, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, इससे एडवांस और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करने के सीखने की कोशिश कीजिए, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। और अगले वीडियो में कुछ एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे, सेम विंडो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो गाइज टिल देन बाय बाय।